एपिसोड नंबर 2। आगे रास्ता बंद है। तभी अदीन ने देखा कि उस मूर्ति की एक आंख ठीक उसके नीचे गिरी हुई थी। ये रही आग। अदीन ने उसे उठाया और कहा, शायद ये नीचे गिरी होगी। चलो इसे आग की जगह लगा के देखते हैं। अदीन ने जैसे ही वो आंख लगाई, तभी जो बाहर जो हवा चल रही थी वो शांत हो गई। जिस जगह अदीन खड़ा हुआ था वहां तभी अचानक जमीन हिलने लगी और जमीन के साथ सामने जो चट्टान से बनी दीवार थी उसमें से अंदर जाने का रास्ता बन रहा था। अदीन ने हैरान होकर कहा, मैंने एक आग लगाई, वो सामने एक रास्ता बन गया। और ये रास्ता किस तरफ जाता है? लेकिन तभी अदीन को ध्यान आया कि जिस मूर्ति पर अदीन ने आंख लगाई थी वो उसने पहले भी कहीं देखा है। अदीन ने अंदर जाने से पहले अपने हाथ में पकड़े नक्शे को देखा। अदीन का अंदाजा सही था। अदीन को जिस जगह की तलाश थी वो जगह यही है। उस नक्शे में एक अजीब तरह की भाषा और पहेली में लिखा था। अदीन ने उन भाषा को पहले ही डिकोड करके रखा था एक डायरी में। वो डायरी अदीन के पास थी तो अदीन ने उस डायरी की मदद से उन भाषा को मिलाने लगा। अदीन ने एक अजीब सा चित्र देखा। उस नक्शे में एक राक्षस का भी चित्र था। अदीन ने उन शब्दों को मिलाने के बाद उन्हें पढ़ने लगा। एक राक्षस जो बोल नहीं सकता, उस राक्षस की एक आँख ही उसकी चाबी है। अदीन ने हैरान होकर कहा, इसका मतलब है कि जो मैंने राक्षस की मूर्ति देखी थी नक्शे में, ये वही राक्षस है जो बोल नहीं सकता और आँख ही उसकी चाबी है। अदीन ने हैरान होकर कहा, तो इसका मतलब ये है मूर्ति एक पहेली का हिस्सा है, तो इसके आगे ऐसी ही और पहेलियाँ मिलेंगी। अदीन को इतना समझ में आते ही अदीन ने उस नक्शे में दोबारा देखा, क्योंकि उस नक्शे में और भी पहेलियाँ थीं। तो अदीन ने आगे और पढ़ा। 100 शाम इंतजार कर रहे हैं तुम्हारा, जो तुम्हें ले जाएंगे तुम्हें तुम्हारी अपनी मंजिल के पार। अगर तुम ब्रिज से गिरे तो ख़त्म हो जाएंगे तुम्हारे पार और तुम हो जाओगे लाचार। अदीन ने सोच कर बोला, इसमें कोई ब्रिज की बात करी गई है, तो इसका मतलब इसके आगे कोई ब्रिज हो सकता है। अदीन ने बेफिक्र होकर कहा, चलो ब्रिज ही तो है, इसकी तरह आसानी होगा। पर ब्रिज तक तो बात समझ आती है, मगर ये 100 सांप का चित्र नक्शे में है और 100 सांप तुम्हारा इंतजार में है, ये कुछ समझ नहीं आया। चलो चलते हैं और देखते हैं। अदीन अंदर चला गया था और आगे अंदर बहुत ज़्यादा अंधेरा था। लेकिन अदीन ने आगे जाकर देखा, दीवार पर पहले से ही मशाल जलाने वाली लकड़ियां लगी हुई थी। अदीन ने सोच कर बोला, यहाँ तो पहले से ही मशाल की लकड़ियाँ लगी हुई हैं। एक काम करता हूँ, ये मैं सारी मशाल जला देता हूँ, थोड़ी रोशनी तो होगी। तो अदीन ने एक एक करके वो सारी मशालें जलाई। सारी मशाल जलाने के बाद जैसे ही उस गुफा में रोशनी हुई, तभी अदीन की नज़र ना जाने उन दीवारों पर गई जो अब मशाल की रोशनी में साफ साफ दिख रहे थे। उन दीवारों पर अलग अलग तरह के अजीब तरह के चित्र बने हुए थे। अदीन ने उन दीवारों को गौर से देखा। उन दीवारों पर राक्षस के अलग अलग तरह के चित्र बने हुए थे जो इंसानों की बलि दे रहे थे। अदीन ने सोच कर कहा, दीवारों पर ये कैसे चित्र बने हैं? देखने में राक्षस बड़े जालिम दिख रहे हैं। लेकिन तभी अदीन की नज़र न जाने एक चित्र पर गई। उस दीवार पर एक राक्षस जो एक किताब में कुछ लिख रहा था। अदीन को वो चित्र धीरे धीरे समझ आ रहे थे। अदीन ने देखा तो पाया, देखने में तो वो चित्र पाताल लोक की दिखाने वाली एक छोटी सी छवि थी। उन चित्र में बने हुए थे जैसे खून के सागर, कंकाल और भी बहुत कुछ। अदीन दिमाग लगाते हुए बोला, इन चित्रों से मुझे एक बात तो समझ आ रही है कि पहले के ज़माने में राक्षसों का राज चलता था। शायद राक्षसों के पास भी बहुत सारी शक्तियाँ होती थी। अभी अदीन इतना बोल ही रहा था कि तभी अदीन को ध्यान आया कि वो यहाँ किस लिए आया था। अदीन ने मशाल उठाई। अदीन मशाल लेकर आगे बढ़ गया। अदीन को चलते चलते 10 मिनट हो गए थे।
थोड़ी देर बाद अदीन एक बड़े से हॉल में दाखिल हुआ। अदीन की आवाज़ वहाँ बहुत ज़्यादा गूंज रही थी, मानो जरा सी तेज आवाज़ से अदीन के दोनों कानों के पर्दे उड़ा दे। अदीन ने अपने कानों को दोनों हाथों से बंद किया और अदीन नीचे बैठ गया था। थोड़ी देर बाद अदीन की आवाज़ की गूंज कम हुई। अदीन ने अपनी आंखें खोली। अदीन ने सामने देखा। अदीन हैरानी से खड़ा हो गया था। अदीन के सामने एक बड़ी चट्टान थी।